ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप वीडियो बनाएं, इसीलिए ये वीडियो मैंने काफ़ी निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड्स पे डाला है। ओके, इसमें ये वीडियो का टाइटल है क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, और ये एक गाइड है जो नए निवेशक को गाइड करती है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और एक इसका थीम है कि पैसा पैसों से कैसे बनाया जाए। तो हम लोग देखते हैं आगे चल के कि पैसा पैसों से ही कैसे बनता है। और ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, यानी लंबी अवधि के लिए निवेश है। और इसमें ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स दिखाए गए हैं जो नॉर्मली फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि गूगल, इनका पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। ये सब कंपनीज में काफी निवेश म्यूचुअल फंड्स करती जा रही है। तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड हमने इसमें पिक किया है। ओके, जो आपको एंड ऑफ द स्लाइड दिखेगा। ओके, तो ये और 5 म्यूचुअल फंड्स हमने ऐसे पिक किए हैं जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं निवेश करने के लिए 2021 के लिए। और कभी भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें आपको हर महीने एक किश्त आती है, जिस आपके हिसाब से जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे 500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 500 रुपये के किश्त आप हर महीने दे सकते हैं। उसकी वजह से आपका एवरेजिंग होगा। एवरेजिंग की वजह से आपको कॉस्ट का बेनिफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो अगर आप अभी निवेश करोगे लमसम में तो हो सकता है मार्केट क्रैश हो। अगर क्रैश होता है तो वो केस में आप लॉस में चले जाओगे और आपको एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। बट एसआईपी में आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी वजह से आपका एवरेज प्राइस कम होते जाता है। और फिर जब मार्केट्स बढ़ता है तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तरीके से आपको उस पर प्रॉफिट्स दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल वीडियो है, मैं कॉम्प्लिकेट नॉर्मली नहीं करता हूँ। और लेट्स से आगे चल के होप ये वीडियो आपको पसंद आता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स डालिए। अगर आगे चल के आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, और ये एक गाइड है नए निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा जरिया है इन्वेस्टमेंट का जिसमें काफ़ी सारे निवेशक का पैसा एक साथ जुटाया जाता है। फिर उसको एक एएमसी फंड मैनेजर को डिप्यूट करती है, और वो फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपर्ट रहता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। और वो फिर ये सब जुटाया गया पैसा अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में, डेब्ट फंड्स में या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, वो सब जगह पे निवेश करता है अपने एक्सपीरियंस की हिसाब से। ओके, और जो भी फंड मैनेजर होता है ये एम से डिप्यूट करती है और काफ़ी एक्सपर्ट बंदा रहता है। तो कभी भी निवेश करने से पहले आपको ये देखना है कि उसका फंड मैनेजर कौन है और उसका एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वो सब आपको देखना रहेगा। और जो एम से रहता है, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उसके अंडर में काफ़ी म्यूचुअल फंड स्कीम रहती है। तो एम सी जो है वो अप्रूव की जाती है सेबी से। सेबी बोलो तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक काफ़ी अच्छा रेगुलेशन है जो थर्ड आई आप कंसिडर कर सकते हो कि इन केस कोई चीटिंग होती है, कुछ होता है, तो सेबी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई कर सकती है। ओके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये। पैसा पैसों से ही कैसे बनता है वो आपको इसमें दिखाया गया है। बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो म्यूचुअल फंड्स की बहुत ही सिंपल चीज़ है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया गया है कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो जब भी म्यूचुअल फंड, हर एक निवेशक जो निवेश करता है उसका पैसा जो रहता है, उस तो निवेशक को वो नॉर्मली यूनिट दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। ओके, जो आगे चल के हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे। तो फंड मैनेजर्स जो रहते हैं ईएमसी के, जो पहले हमने बात किया, वो इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा डिफरेंट सिक्योरिटीज में, जैसे स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, और काफ़ी सारे मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और अदर दूसरे एसेट क्लास है। ओके, डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी वो पर्टिकुलर स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से वो निवेश करते हैं। तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कितना एलोकेशन करना चाहिए
आपका पूरा जो पोर्टफोलियो है उसमें से, यानी काफ़ी निवेशक ने काफ़ी सारा पैसा डाला है, तो उसमें से वो 50% निवेश करेगा और 50% बाकी रखेगा, क्योंकि रिडम्पशन प्रेशर्स आते हैं और आगे चल के अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसको एवरेज करने के लिए भी वो रखता है नॉर्मली फंड मैनेजर। तो उसको अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए निवेश करना है। काफ़ी सिंपल चीज़ है ये। ओके। और डिपेंडिंग ऑन कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस, यानी जैसे आपका स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है उसके हिसाब से वो बाइंग सेलिंग करता है फंड मैनेजर। जो सिक्योरिटीज में उसने निवेश किया है उसकी वो बाइंग सेलिंग करने से ही आपको प्रॉफिट मुनाफा होगा, और वो मुनाफा फिर इन्वेस्टमेंट जिस जिस निवेशक ने निवेश किया है उसको वो मुनाफा शेयर किया जाता है। ओके। वापस तो ये एक एग्जांपल के जरिए हम आपको दिखाएंगे। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, वो नया इक्विटी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है स्कीम। इसमें 10 करोड़ जुटाए गए हैं 1000 इन्वेस्टर्स से। एक एक इन्वेस्टर्स ने 1 लाख रुपए डाला है। ओके। तो वो 1 1 लाख रुपए के यूनिट्स दिए गए हैं सभी निवेशक को 10 रुपए के प्राइस पे। तो टोटल 1 करोड़ यूनिट्स का एलोकेशन हुआ है इन्वेस्टर्स को, और एक एक इन्वेस्टर्स को नॉर्मली 10,000 यूनिट्स दिए जाते हैं। ओके। तो ये जब 10 करोड़ जो जुटाए हैं म्यूचुअल फंड ने, वो जब फंड मैनेजर 10 स्टॉक्स में डालते हैं कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर। ओके। तो कुछ फंड्स वो रहने देते हैं रिडम्पशन प्रेशर के लिए, और काफ़ी सारा फंड जैसे 50% आपने इन्वेस्ट कर दिया और 50% रहने दिया, वैसा है। तो अभी उन्होंने करीबन फंड मैनेजर ने करीबन 10 करोड़ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में डाल दिए। ओके। और अज्यूम करिए कि कोई भी यानी निवेशक चेंज नहीं हुआ और कुछ भी अलग एक्सपेंस भी नहीं आया, और अगर वो पोर्टफोलियो जो है आपका 10 करोड़ का वो 11 करोड़ हो जाता है, तब आपका फंड मैनेजर सब स्टॉक सेल कर देता है, प्रॉफिट बुक्स कर लेता है। तो 1 करोड़ का जो मुनाफा आया वो करीबन 1000 इन्वेस्टर्स के बीच में बांट देता है। तो आपको करीबन 1,10,000 रुपये मिलेंगे। उसमें से 10,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है म्यूचुअल फंड से। ओके। तो ये वो आपको कहना चाहता है। ओके। ये सिंपल एक एग्जांपल से आपको बताया गया है कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे एनएवी अलॉट होता है, फिर वो कैसे प्राइस बढ़ने पे बेच दिया जाता है, जो मुनाफा आता है वो सभी इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। इन्वेस्टर पूल करता है, यानी सभी इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह पे आता है। ओके। एक फंड मैनेजर डेप्यूट किया गया जाता है एएमसी से, जो आपका पैसा सिक्योरिटीज में लगाता है। ओके। स्टॉक्स में लगाता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है, कोई भी एसेट क्लास में लगाता है। फिर उससे जो पैसा आता है वो वापस हम लोग निवेशक को वापस लौटा दिया जाता है। उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। यानी निवेश करने पे जो आपको गेन होता है वो कैपिटल गेन होता है, और शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी गेन्स होता है। उसकी बेसिस पे टैक्सेशन भी है। तो ये बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट करने का म्यूचुअल फंड्स में। एक तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने के लिए इजी है, स्मॉलर कैपिटल आउटले है, यानी छोटी छोटी किस्त भी आप भर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी आप हर एक महीने में एवरेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट में वैरायटी है, जैसे एलएससी स्कीम है, फिर इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी है, फिर डेब्ट स्कीम्स है, फिर फंड्स ऑफ फंड्स है, काफ़ी सारी स्कीम्स है। ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन, फार्मा फंड है, बैंकिंग फंड है, यानी अलग अलग कंपनीज में निवेश करते हैं, एक कंपनी में नहीं रखते हैं। जो एक पुराना प्रोवर्ब है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी आपका सभी पूरा निवेश एक ही कंपनी में नहीं होना चाहिए। तो ये डाइवर्सिफाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग है, आपके हिसाब से आप निवेश कर सकते हो। वेल रेगुलेटेड है, सेबी उसको रेगुलेट कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी है, आप ऑनलाइन हर एक चीज़ देख सकते हो। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यानी फंड मैनेजर रखा गया है जो आपका निवेश का केयर करता है और इंश्योर करता है कि आप प्रॉफिट्स में रहो। ओके। तो ये एक बेनिफिट था इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड्स में। और ये एक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स के ऊपर एक वीडियो, एक स्लाइड है जिसमें आपको किस किस टाइप का म्यूचुअल फंड्स रहता है। ओके। तो ये क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो एसेट क्लास के ऊपर है। ओके। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड है, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो
बैलेंस म्यूचुअल फंड है ये रहा। ओके, तो लेट्स अब हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फर्दर क्लासिफाइड होता है, यानी नॉर्मली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका थोड़ा हाई रिस्क रहता है और आपका मोस्टली पैसा इक्विटीज में जाता है, यानी शेयर मार्केट में जाता है। ओके, और इसमें इक्विटी फंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, यानी और क्लासिफिकेशन होता है लार्ज कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में, स्मॉल कैप फंड्स में, मल्टी कैप फंड्स में, वैल्यू फंड्स में, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में। ओके, तो देखते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में 80% आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज में जाता है, लार्ज कैप कंपनीज में जाता है, जो ब्लू चिप कंपनीज रहती हैं, अच्छी कंपनीज रहती हैं और उनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहता है। और मिड कैप फंड्स में आपका पैसा नॉर्मली मिड कैप कंपनीज में जाता है, इसमें रिटर्न्स भी हाई रहेगा और रिस्क भी हाई रहेगा। ओके, स्मॉल कैप फंड में आपका 65% एलोकेशन, यानी 65% एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में जाएगा, छोटी छोटी कंपनीज में जाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है और मुनाफा भी सबसे ज़्यादा है। ओके, मल्टी कैप फंड्स में आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में भी जाएगा, स्मॉल कैप कंपनीज में भी जाएगा और इसका रिटर्न थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाता है, रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है, रिटर्न भी थोड़ा नॉर्मली रहता है। वैल्यू फंड्स में जो आपका फंड मैनेजर है वो कौन सी कंपनी में उसको वैल्यू दिखता है उन्हीं कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता है। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे आप, आपका फंड मैनेजर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट आपका ट्रेजरी बिल्स में होता है, बैंक डिपोजिट, यानी फंड मैनेजर आपका ट्रेजरी बिल्स में करेगा, बैंक डिपॉजिट्स में करेगा, फिक्स्ड इनकम पेयरिंग सिक्योरिटीज में करेगा। डेब्ट फंड नॉर्मली काफ़ी जो नॉर्मल रिस्क लेता है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, यानी हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट नहीं है डेब्ट फंड्स। तो इसमें अलग अलग टाइप के डेब्ट फंड्स रहेंगे, जैसे लिक्विड फंड है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है, क्रेडिट रिस्क फंड्स है, डायनामिक बॉन्ड फंड्स है, बैलेंस। ओके, तो इतना है यानी। तो लिक्विड फंड्स में नॉर्मली आपका पैसा कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी 91 डेज का होता है, ये काफ़ी लिक्विड रहता है और काफ़ी लो रिस्क रहता है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं और रिटर्न्स भी ज़्यादा नहीं है। आप जो इक्विटी फंड्स में जो रिटर्न मिलता है वो डेब्ट फंड्स में नॉर्मली नहीं मिलता, बट इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है और एक स्टैंडर्ड रिटर्न मिलता है आपको। ओके, और आपका जो ज़्यादा पैसा रहता है वो आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा सकते हैं लिक्विड फंड्स में। अभी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो रहते हैं, फंड्स जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज रहते हैं विथ मैच्योरिटी, यानी आप 1 साल से 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है उसके लिए सबसे अच्छा है और आपका शॉर्ट टर्म गोल वो फुलफिल कर सकता है। जैसे 1 साल में आपको पैसा चाहिए तो आप 1 साल के लिए निवेश कीजिए, वो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स हो गया जो 3 साल से 5 साल का ड्यूरेशन रहता है। ओके, इसमें और ये सभी में आपका कैपिटल प्रोटेक्शन का नॉर्मली डेब्ट फंड्स में अच्छा, यानी कैपिटल आपका प्रोटेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। इक्विटीज में थोड़ा नुकसान होने के चांसेस है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स बोलने से 7 साल से ज़्यादा जो जिसमें निवेश किया जाता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है और इसमें आप ज़्यादा रिटर्न देख सकते हो, बट इक्विटीज से कंपेयर नहीं कर सकते। इक्विटीज का रिटर्न काफ़ी हाई रहता है और उसमें लॉस भी काफ़ी हाई जाता है। फिर क्रेडिट रिस्क फंड्स, जो रिस्क का जो जो भी क्रेडिट रिस्क फंड्स है वो प्राइमरली इन्वेस्ट करते हैं हाईली रेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी जिनका रेटिंग अच्छा होता है उसी में इन्वेस्ट करते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड्स है, जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, यानी वो डायनामिक, नाम ही आप देखो, डायनामिक का मतलब है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों में वो निवेश करते हैं बेस्ड ऑन दी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। जैसे इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ता है घटता है उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। ये पूरा फंड मैनेजर करता है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक बार निवेश करना है बस, फिर आपको रिटर्न्स के लिए ट्रैक करना है। और बैलेंस फंड्स है, बैलेंस फंड्स में इक्विटीज़ में भी निवेश करेगा आपका फंड मैनेजर, हाइब्रिड रहता है, यानी दोनों में करेगा, इक्विटी में भी करेगा, डेब्ट सिक्योरिटीज़ में भी करेगा। और सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, यानी जैसे 50% इक्विटी में किया, 50% डेब्ट में किया, कुछ कुछ 70% इक्विटी में करता है तो 30% डेब्ट में करते हैं। तो ऐसा करके वो अच्छा रिटर्न निवेशक को देने की कोशिश करता है फंड मैनेजर आपका।
फिर ये क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, यानी कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड रहते हैं, कुछ कुछ क्लोज एंडेड रहते हैं और कुछ कुछ इंटरवल फंड्स रहते हैं। जो ओपन एंडेड फंड्स रहते हैं उसमें आप कभी भी परचेज कर सकते हो और कभी भी रिडीम कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। ओके, क्लोज एंडेड फंड में एक आप जब आईपीओ यानी न्यू ऑफर जब आता है तब आप उसको खरीद सकते हो और फिर उसका कुछ लॉक इन पीरियड रहेगा। ओके, मैच्योरिटी लॉक इन पीरियड रहेगा, उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हो, यानी मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद या लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ही आप उसको बेच सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्लोज एंडेड फंड। और इंटरवल फंड्स में ऐसा रहता है कि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ओपन होता है। ओके, और फिर इसमें निवेश किया जाता है जब ये ओपन होता है, और उसके बाद ये बेसिकली ये निवेश ये लोग अनकन्वेंशनल और लिक्विड ई लिक्विड एसेट्स में करते हैं। ओके, तो ये ओपन एंडेड हो गया, क्लोज एंडेड हो गया, इंटरवल फंड्स हो गया। और फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर, यानी आप किस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में आपको रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिस्क इन द सेंस, जब आप यंग हो 20 से 25 साल के, आप तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। जब आपको उम्र बढ़ते जाता है तो आपका रिस्क लेने का यानी रिस्क का प्रोफाइल आपका कम होते जाएगा, क्योंकि आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको रिस्क लेना अच्छा नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जैसे ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, इनकम फंड्स है, टैक्स सेविंग फंड्स है, पेंशन फंड्स है, फिक्स मैच्योरिटी है। टैक्स सेविंग आपको टैक्स सेविंग देता है, पेंशन आपको पेंशन के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट करना है। इनकम फंड्स बोलने से आपको डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलर इनकम देता है। लिक्विड फंड्स बोलने से कभी भी आप बेच सकते हो, ऐसे लिक्विड फंड्स रहते हैं। ग्रोथ फंड्स में नॉर्मली काफ़ी ग्रोथ अप्रिशिएशन का एक्सपेक्टेशन रहता है, जैसे इक्विटीज़ में काफ़ी ग्रोथ होता है मगर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है उसमें। फिक्स मैच्योरिटी प्लान है जिसमें करीबन एक टाइम दिया जाता है, उसके बाद ही आप उसमें उसको बेच सकते हो। और फिर ये क्लासिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स का, इंडेक्स फंड्स, गिल्ड फंड, ग्लोबल फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडेक्स फंड्स में नॉर्मली जैसे आपका निफ्टी है और बी एस सेंसेक्स है, उसी में आप निवेश करता है फंड मैनेजर। गिल्ड फंड्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ग्लोबल फंड्स है जो बाहर इन्वेस्ट करता है, इंडिया में भी इन्वेस्ट करता है और बाहर भी इन्वेस्ट करता है, मगर मेजोरिटी ऑफ का इन्वेस्टमेंट बाहर रहता है। फंड्स ऑफ फंड्स है जो काफ़ी डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करता है। ओके, एक्सचेंज यानी एक फंड में नहीं इन्वेस्ट करता, दो तीन तीन चार फंडों में इन्वेस्ट करता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है तो ये नॉर्मली फंड्स इक्विटी जैसा ही रहता है, वो लिस्टेड रहता है और ये ट्रेड होता है एक्सचेंजेस के ऊपर। ओके, तो ऐसे आपको ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए निवेश करने से पहले। तो ये काफ़ी आपको गाइड करेगा कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश किया जाता है और कब उसे बेचना चाहिए। ओके, तो ये एक रिस्क के ऊपर एक स्लाइड था कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, कब तक आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करना है और कितना टाइम है आपके पास वो फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। ओके, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में। और रिस्क मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि 20 साल की उम्र में आपको कुछ पता नहीं रहता है और आपके पास टाइम भी ज़्यादा रहता है, तो आप रिस्क ले सकते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती जाती है। और मैं तो बिलीव करता हूँ कि 40-45 के बाद आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सेफ खेलना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको सेफ खेलते हैं। ओके, बट नॉर्मली मैं तो प्रेफर करूंगा कि एसआईपी करें, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, जिसकी वजह से आपको आपका रिस्क ऑलमोस्ट नील हो जाता है। और कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो 7 ईयर्स का टाइम देना चाहिए, 7 साल का टाइम देना चाहिए उसको रिडीम करने से पहले, तभी आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो क्या होता है कि इक्विटी साइकिल नॉर्मली एवरी 7 ईयर्स एक टॉप बनाता है और एवरी 7 ईयर्स एक बॉटम बनाता है। तो अगर आप पीक में अंदर चले गए हो तो उसमें से बाहर निकलने को और 7 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली 7 साल का ये साइकिल ही है जो आपको निवेश में ऑलवेस्ट
दिमाग में रखना चाहिए। और जब भी मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे आप निवेश कम कर दीजिए, और जब बहुत गिर रहा है यानी सब डर रहा है, सब निवेशक बाहर पैसा खींच रहा है, तब उसमें आप निवेश करना चाहिए। आपको निवेश बढ़ा देना चाहिए लॉन्ग टाइम फ्रेम्स के लिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। आपका रिस्क एबिलिटी आपको देखना चाहिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हो। ओके, फाइनेंशियल गोल्स आपको चेक करना पड़ेगा, टाइम होराइजन चेक करना पड़ेगा, रिस्क प्रोफाइल जैसे हमने बात किया 20 साल की उम्र में रिस्क प्रोफाइल कम ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है रिस्क प्रोफाइल कम होते जाता है। ओके, तो ये एक निवेशक के बारे में दिया गया है जो एग्रेसिव निवेशक है, डायनामिक इन्वेस्टर्स है, कैसे निवेश करते हैं। एग्रेसिव डायनामिक बोलने से जिसको रिस्क लेना ज़्यादा पसंद है और वो नॉर्मली 20 से 25 साल की उम्र में अच्छा लगता है ये नाम एग्रेसिव या डायनामिक इन्वेस्टर सुनना। बैलेंस इन्वेस्टर्स है जो नॉर्मली 35 से 45 के रेंज में रहते हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है और वो उस हिसाब से निवेश करते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट जिसको थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना, उसको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, तो वो नॉर्मली 50 के ऊपर या 45 के ऊपर की उम्र के लोग रहते हैं जिसको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। ओके, और 10 चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है निवेश करने से पहले म्यूचुअल फंड में। ओके, एक एरिस्टोटल करके उनका फेमस सेइंग है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छा शुरुआत अगर आपने किया निवेश में तो आपका आधा काम हो गया है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 10 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले, पहला है नेट एसेट वैल्यू, जो हमने पहले डिस्कस किया, जिसकी बेस्ड पे आपका इन्वेस्टमेंट एक यूनिट दिया जाता है जिसका नाम है नेट एसेट वैल्यू। वो ऊपर नीचे बढ़ते रहता है एवरी डे बेस्ड ऑन दी मूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट। इन स्टॉक मार्केट में जैसे मूवमेंट होता है या कोई भी एसेट में जैसे मूवमेंट होता है उस हिसाब से वो एनएवी बढ़ते घटता रहता है। हिस्टोरिक परफॉर्मेंस कैसा है आपका, आप जो फंड में पैसा डाल रहे हो, फंड मैनेजर का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस कहता है, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से ही आपको पूरा स्टडी करके पैसा डालना चाहिए। फंड मैनेजर का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, इन्वेस्टिंग स्टाइल ऑफ द स्कीम, यानी कैसा इन्वेस्ट करता है वो पर्टिकुलर स्कीम जिसमें आप पैसा डालने वाले हो। एसेट एलोकेशन कैसा है, यानी 50% इक्विटीज में डाल रहा है, 50% डेब्ट में डाल रहा है, या 70% या 90% टोटल इक्विटी में डाल रहा है, कैसा एसेट एलोकेशन है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी टोटल पैसा वो स्कीम में, टोटल निवेशक का पैसा कितना है वो फंड में, क्योंकि कुछ पैसा आपको रिडम्पशन के लिए रखना पड़ेगा, कुछ एवरेजिंग के लिए रखना पड़ेगा। डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स है, यानी आप डायरेक्ट एएमसी थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन है जिसमें ग्रोथ है, जिसमें डिविडेंड नहीं दिया जाता है, डिविडेंड ऑप्शन है जिसमें डिविडेंड दिया जाता है, प्रॉफिट। ओके, एंट्री एंड एग्जिट लोड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड में एंट्री एग्जिट लोड काफ़ी रहता है। ओके, ओपन एंड फंड्स में ये नहीं है एंट्री एग्जिट लोड्स, बट क्लोज एंडेड में काफ़ी है। और ये एक्सपेंस रेशियो में कंसिडर किया जाता है, तो इसमें आपको ऑलवेज जो स्कीम के बारे में आप जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं उसका ये एक एक्सपेंस रेशियो का डिटेल ज़रूर देखिए, एंट्री एग्जिट लोड ज़रूर देखिए। टैक्स इम्प्लीकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ईएलएसएस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और कैपिटल गेन टैक्सेबल है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो एसआईपी के ऊपर है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर एक महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। ये ही तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। ये छोड़ के आप कोई भी चीज़ जैसे लमसम का गलती तो कभी, एक साथ पैसा कभी भी डालना नहीं म्यूचुअल फंड में, ये एक ऑलवेज आप दिमाग में रखिए, उस हिसाब से ही निवेश कीजिए। तो ये बेनिफिट्स है एसआईपी का। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस, यानी आप हर महीने पैसा डाल रहे हो, एक डिसिप्लिन है। ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन, यानी आप अलग अलग फंड में पैसा डाल सकते हो अलग अलग किस्त में। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, जैसे जैसे आप हर महीने पैसा डाल रहे हो तो आपका एवरेज हो रहा है प्राइस एनएवी का, यानी नेट एसेट वैल्यू का। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब वो बढ़ता है तब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। और कन्वीनियंस है, आपकी मर्जी से आप अपने हिसाब से कितना भी कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, तो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट से आपको आपके जो डेली फाइनेंसेस है उसमें स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। आपका जो डिसिप्लिन सेविंग है वो धीरे धीरे करके जाएगा, रिस्क मिनिमाइज होते जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव है उसका आपको टेंशन लेना नहीं, क्योंकि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो।
यानी हर एक महीने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक काफ़ी अच्छा जरिया है इन्वेस्ट करने का, और यही मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए। तो ये टैक्सेशन के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से। ओके, तो जो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो इक्विटीज में या डेप्थ में, अगर आपको पैसा मिलता है, अगर आपको कैपिटल गेन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो वो टैक्स नॉर्मली इन्होंने कंसिडर किया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये आपको देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल में और शॉर्ट टर्म कैपिटल में। वो हर एक बजट, हर साल जो बजट आता है उसमें चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वही इक्विटी लिविंग स्कीम, लिंक सेविंग स्कीम है, जिसमें इनकम टैक्स 1961 का जो एक्ट है उसके हिसाब से हमको कुछ एग्जेप्शन टैक्स डिडक्शन मिलते हैं अप टू 1.5 लाख। ये एवरी बजट में आता है, बजट में चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से है। ओके, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। और टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। ओके, डेब्ट फंड्स को भी ये लोग नॉर्मल टैक्स करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। ओके, इसमें डेब्ट फंड्स में एक चीज़ अच्छा है कि जो यूनिट्स 36 महीने या 3 साल तक होल्ड किया उसको शॉर्ट टर्म कंसिडर करते हैं, और लॉन्ग टर्म में 36 महीने से 3 साल से ज़्यादा का जो है उसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये आपको बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा, हर साल बजट आता है उसमें चेंजेस होता है। तो टैक्स इम्प्लीकेशन यानी कितना टैक्स आपको कैपिटल गेन में लगेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हर साल देखना चाहिए, उस हिसाब से टैक्स फाइल करना पड़ेगा। फिर डिविडेंड जो ऑप्शन रहता है उसमें भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन DDT यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। ओके, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज पे करती है 11.648%, यानी 11% करीबन इक्विटी फंड्स में है और 29% डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में है। ये हर साल बजट जो आता है उसमें चेंजेस होता है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये स्लाइड हम लोग कब से इसी स्लाइड का सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बंदे को निवेश क्यों कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बनाने के लिए, गेन बनाने के लिए कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। तो पैसा पैसे से कैसे बनता है, तो ये 5 स्कीम आप जो हम आज आपको बता रहे हैं उसमें आप निवेश कीजिए। अगर अगर मैं हूं तो मैं यही 5 फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा। और एक और मल्टी कैप फंड दिया है जो फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो ये पहला जो है, ओके, ये ईएलएसएस स्कीम है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसको बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड है, ग्रोथ ईएलएसएस है, ग्रोथ ऑप्शन लीजिए। ओके, ये ईएलएसएस है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। ओके, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जो भी नौकरी कर रहा है उसको ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको तो टैक्स सेवर फंड में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको डिडक्शन मिलता है। ओके, फिर नॉर्मली ये दूसरा जो स्कीम है म्यूचुअल फंड का, उसको स्मॉल कैप फंड है, जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ग्रोथ फंड है। ओके, तो ये स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करता है, काफ़ी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। फिर है ये मिड कैप फंड में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है जो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये एक वैल्यू फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। जो ग्रोथ फंड है वो नॉर्मली जो कंपनीज में वैल्यू दिखता है फंड मैनेजर्स को, वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। फिफ्थ है एक मल्टी कैप फंड जो HDFC इक्विटी फंड है, ग्रोथ फंड है। सभी मैंने ग्रोथ लिए क्योंकि मेरा रिस्क प्रोफाइल तो होगा थोड़ा ज़्यादा है, मेरे को रिस्क लेना अच्छा लगता है क्योंकि मैं इक्विटीज़ में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। ओके, बट आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही निवेश कीजिए। हर एक बंदे को, हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए। मल्टी कैप फंड है HDFC इक्विटी फंड। ओके, और मल्टी कैप फंड दूसरा जो है ये सिक्स्थ है, ये एक्स्ट्रा है ये। मगर इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये फंड नॉर्मली फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे अमेजोन हो गया, अल्फाबेट हो गया जो गूगल का पेरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया। तो ये सब बाहर की कंपनी में भी इन्वेस्ट करता है, तो इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ओके, तो ये 5 फंड्स हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो
काफ़ी रिसर्च के बाद किए हैं, जिसमें इनका पास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, फंड मैनेजर्स का विजन देखा गया है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, ओवरऑल 10 साल में ये कंपनी कितना ऊपर नीचे हुआ है, लाइक 10 साल में कोई बुल मार्केट आता है, बेयर मार्केट आता है, यानी बुल मार्केट तेजी आती है, मंदी आती है, उस हिसाब से ये फंड्स ने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया है, तो इनका परफॉर्मेंस आगे चल के काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और ये काफ़ी रिसर्च के बाद ने हमने सिलेक्शन किया है। ओके, बट ये मेरा, यानी मैंने ज़्यादा रिस्क लिया है, तो हर एक निवेशक को, इंडिविजुअल निवेशक को अपना रिस्क प्रोफाइल या रिस्क एपेटाइट देख के ही निवेश करना चाहिए। ओके, और म्यूचुअल फंड्स में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश कर रहे हो तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान थ्रू ही निवेश कीजिए, वरना मत कीजिए। और अगर आप SIP थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, तो फिर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मजा भी दिखेगा। तो ये कंक्लूजन है, जो भी निवेशक को शेयर मार्केट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है समझने के लिए, जिसके पास टाइम नहीं है म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए, अगर उसको बेनिफिट्स लेने हैं म्यूचुअल फंड को, तो वो SIP कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में, और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्कीम सिलेक्ट कर सकता है। इसमें हमने म्यूचुअल फंड ऐसे भी बताए हैं जो फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे अल्फाबेट, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड है, आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद आपको स्टडी करना चाहिए, स्टडी करने के बाद आपको अगर पसंद आता है तो आपको निवेश करना चाहिए, और जितना जल्दी हो सकता है आपको निवेश स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो सही में म्यूचुअल फंड सही है अगर आप लंबी अवधि का अगर नज़रिया रखें, यानी अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो कोई अच्छा म्यूचुअल फंड, या फिर मैंने जो 5 रेकमेंड किए वो स्टडी कीजिए, फिर उस हिसाब से अपने बच्चों के लिए कुछ निवेश कर दीजिए फॉर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू। ओके, मेकिंग मनी विथ मनी। ओके, ये एक फंड है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये एक डिस्क्लेमर है जो मैं हर एक वीडियो के बाद रखता हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कोई रिकमेंडेशन, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहिए, निवेश करने से पहले। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन शेयर करता हूँ, विद नो गारंटीज ऑफ गेन्स और लॉसेस ऑन एनी इन्वेस्टमेंट, और मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर या एनालिस्ट नहीं हूँ। ओके, तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो था म्यूचुअल फंड्स में, होप ये वीडियो आपको पसंद आए। मैंने तो बहुत ट्राई किया है सब डिटेल्स डालने के लिए, अगर मे बी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं हो, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे वापस कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया, थैंक यू।